हेलो बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डाल रहे हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो किसी भी सभ्यता के पतन का कारण कुछ प्राकृतिक होता है और कुछ मानवीय कारक होता है। इन्हीं दोनों कारणों से कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति नष्ट होती है। तो इसी तरह से सिंधु सभ्यता के पतन के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों कारण जिम्मेदार थे, जिसमें भूकंप, प्राकृतिक कारणों में भूकंप है, भूस्खलन है, जलवायु परिवर्तन है, महामारी है। तो ये सब जो कारण थे ये प्राकृतिक कारण थे। और बाह्य आक्रमण होता है, जिसमें आर्यों का आक्रमण हुआ और आर्यों ने सिंधु निवासियों को हराया, परास्त किया। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अब हम इसे विस्तृत प्रकाश डाल रहे हैं इस पर कि किस प्रकार सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन प्रजातियों का योगदान था। हड़प्पा सभ्यता के प्रशासनिक स्वरूप के विषय में जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। और 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र नष्ट हो गए थे। क्यों नष्ट हो गए थे? इनके पतन का कारण क्या था? अभी हमने बताया क्या था। बाह्य आक्रमण, जो कि मानवीय कारण में आ जाएगा, और प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ है, विवर्तनिक हलचल है। विवर्तनिक हलचल के कारण ही आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, भूकंप आ जाता है। इसी को विवर्तनिक हलचल कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर प्रक्रिया होती है। तो विवर्तनिक हलचल, अग्नि क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है, जिससे पूरी आवास वहाँ जो भी होते हैं उसके आसपास के क्षेत्र जल करके राख हो जाते हैं। तो अग्नि भी किसी सभ्यता के पतन का कारण होती है। महामारी के प्रकोप, विभिन्न प्रकार की महामारी, जैसे प्रेजेंट टाइम में कौन सी महामारी चली हुई है, कोरोना। तो इस समय चिकित्सीय विकास हो चुका है, उस समय इतना चिकित्सा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, तो महामारियों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता था, महामारियों को दूर नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए बहुत सारे लोग मारे जाते थे, असंख्य जनसंख्या मारी जाती थी, और किसी भी सभ्यता संस्कृति के अंत का कारण महामारी भी बन जाती थी। और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जैसे जल की कमी होना, भूमि के उपजाऊपन में कमी होना। जब भूमि की उपजाऊपन क्षमता घट जाती है तो खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगता है। और भूमि की उपजाऊपन क्षमता कैसे घटती है? जब आप बार बार एक ही भूखंड पर कोई चीज़ लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि भूमि की क्षमता घट जाती है। तो इस प्रकार भूमि की क्षमता घट गई, खाद्यान्न कम उत्पन्न हुआ, तो इससे भी जो है इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। जनसंख्या में वृद्धि और बाह्य आक्रमण में हमने बताया था आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। अब फिर ध्यान से सुन लीजिए कि इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ। पहला कारण क्या है? प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या क्या आएगा? बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी का प्रकोप, जलवायु परिवर्तन आदि। और बाह्य आक्रमण में क्या है? आर्यों का आक्रमण। 1500 ईसा पूर्व में भारत में मध्य एशिया से आर्य आए और सिंधु सभ्यता वासियों को इन्होंने हराया और इन्हें द्रविड़ नाम दिया और स्वयं को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बतलाया, और इस प्रकार सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अब बच्चों एक बार फिर पूरे प्रश्नोत्तर पर हम शॉर्टकट प्रकाश डाल दे रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा।
क्योंकि यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि शुरू में हम लोग हफ्तों जो है वैसे ही पढ़ाए थे, वीडियो भेजा गया था, YouTube के द्वारा नहीं भेजा गया था, तो वीडियो को डिलीट कर दिया जाता था क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी। तो इस वजह से यह जो पढ़ाया गया है 2 चैप्टर, वो आपको उसके वीडियो नहीं मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही विस्तृत प्रकाश डालते जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका फिर से बता दे रहे हैं, कैसे लिखेंगे आप प्रश्नों के उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्नों को तो साथ में हमने आंसर लिख दिया है, उसका क्वेश्चन बना सकती हैं आप लोग। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर था, हमने कर दिया है। आंसर लिखने के लिए आप क्या करेंगी, प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगी, खोजा गया शहर कौन सा था। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के स्थल जहाँ से 2 फसलें उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से 2 फसलों के साक्ष्य उगाने के 2 फसलें उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन सा था। इसी तरह से सारे क्वेश्चन केवल प्रश्नवाचक शब्द जोड़ने हैं। अब आते हैं अति लघु। इसका भी आंसर 1 या 1.5 लाइन में दिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर होता है। तो जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही उत्तर दिया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा लिपि की कोई 2 विशेषता बतलाइए, ये क्वेश्चन होगा। हमने आंसर लिख दिया है, हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विशिष्ट पुरावस्तु तथा पुरावस्तु की धातु। अब प्रश्न क्या बनेगा, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक विशिष्ट वस्तु, पुरावस्तु या प्राचीन वस्तु कौन सी थी, तथा पुरावस्तुओं की धातु या पुरावस्तु किस धातु से बनाई जाती थी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हमने लिखा ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख 4 स्थलों पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा कालीन प्रमुख 4 स्थलों पर प्रकाश डालिए, तो 4 स्थल के नाम हमने लिख दिए हैं। अगला है, मुहर एवं मुद्रांकन में अंतर बताइए, प्रश्न हो जाएगा और आंसर हमने लिख दिया है, मुहर एवं मुद्रांकन में अंतर। ऐसे ज्यों का त्यों ये तो लिखा जाएगा। और शार्ट करना हो, 1 लाइन में बनाना हो, तो लिखा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम मुहर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साक्ष्य के तौर पर जो है मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गया बहुविकल्पी, अति लघु और लघु ये प्रश्नों के लिखने के तरीके। अब अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न, कैसे लिखा जाएगा ये बता दे रहे हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया गया। तो इसका आंसर लिखते समय केवल आप लोग लिखेंगी, पहला पार्ट क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, हेडिंग डाल देंगी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, अब उसके अंतर्गत क्या लिखेंगी कि इस काल में कांस्य धातु का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा, या इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि पहला ज्ञात स्थल हड़प्पा है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की दुर्ग स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। दुर्ग स्थापत्य कला, तो बच्चों इसमें लिखना होगा कि खुदाई से प्राप्त 2 स्तरीय नगर हड़प्पा सभ्यता में प्रकाश में आए हैं, दुर्ग और निचला शहर। क्या लिखेंगे कि खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के 2 स्तरीय नगर प्रकाश में आए हैं, डैश कर देंगी कौन कौन सा है, दुर्ग और निचला शहर। अब यहाँ क्या किस पर प्रकाश डालना है, केवल दुर्ग पर, तो दुर्ग पर ही प्रकाश डालेंगी। तो मोहनजोदड़ो की दुर्ग, तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल दुर्ग प्राप्त हुआ है और दुर्ग की स्थापत्य कला उच्च कोटि की है। दुर्ग ऊंचे चबूतरों पर स्थापित किए जाते थे और दुर्ग में शासकों के भवन होते थे, और दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा के लिए क्या होता था, इस प्रकार से ऐसे खाइयाँ, ये मतलब ये ऊंचाई बना दी जाती थी पक्की ईंटों की,
ऐसे गोलाकार, और इसमें आवास बनाए जाते थे, ऊंचाई पर होते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था बेच देने के लिए। और इसमें किसके भवन होते थे? शासक वर्ग के। और शासक वर्ग के भवन होते थे, और साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता था? ये जो चबूतरा बनाया जाता था, इस पर भवन बनाए जाते थे, और इसके बगल में चारों तरफ से खाइयाँ खोद करके चार दीवारी बना दी जाती थी, अर्थात बाउंड्री वाल कराया जाता था। किसके लिए? सुरक्षा की दृष्टि से। और इसमें केवल यही करना है। और दुर्ग में क्या क्या मिला है? हड़प्पा से विशाल दुर्ग मिला है, जो वो है स्नानागार। स्नानागार के विषय में अभी हम नीचे प्रकाश डालेंगे। तो मोहनजोदड़ो की दुर्ग स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की दुर्ग स्थापत्य कला अत्यंत उच्च कोटि की है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और दुर्ग, अब पैराग्राफ चेंज कर देंगी। दुर्ग कहाँ बनाए जाते थे? ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। दुर्ग में प्रशासक वर्ग के भवन होते थे। दुर्ग की सुरक्षा के लिए दुर्ग के चारों तरफ खाइयाँ खोदकर चार दीवारी बनाई जाती थी। ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जल निकासी, फिर से प्रश्न सुन लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, हड़प्पा स्थलों की जो खुदाई हुई है उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जल निकासी प्रणाली की यहाँ पर सोच समझ करके व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। और इसकी विशेषता जो है वह इस प्रकार है। पहला, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? जल निकासी की सुनियोजित व्यवस्था। पहले क्या होता था? सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब ऐसे ऐसे बनाया गया था, ऐसे तब सीधे बनाया गया था। और क्या हुआ था इसके बाद? ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तब सीधा हुआ, फिर ऐसे ऐसे। ये क्या हुआ? एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? जैसे यहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, तो ये समकोण पर इधर से ऐसे कर मिलाएंगी तो समकोण बनेगा, ऐसे मिलाएंगी तो समकोण बनेगा, ऐसे मिलाएंगी तो ऐसे मिला, चाहे जैसे मिलाइए क्या बनता है? समकोण। तो ये सड़कें क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, तब ये क्या है? सड़क है। ठीक है। और इसमें विभिन्न गलियां बनाई गई। गलियां कहाँ बनती हैं? सड़क से जो अंदर आवास होता है, आज भी है, तो उसमें जाने के लिए क्या होता है? गली होती है। बस्ती में जाने के लिए गली होती है ना। और ये मेन सड़क हो गई। तो गली के अगल बगल क्या होता था? पहले नाला बना दिया जाता था छोटा छोटा, और मेन सड़क पर बड़ा नाला उसके बगल में बना दिया जाता था, ऐसे नाला खुदाई। जैसा कि आजकल भी सड़कों के किनारे आप लोगों ने देखा होगा कि नालियाँ बनाई जाती हैं, और जो बगल में बस्ती होती है उसकी नाली आकर के सड़क की मेन जो नाला होता है बड़ा वाला, उसमें क्या होता है? जोड़ दिया जाता है। और शहर का गंदा पानी कहाँ निकल जाता है? शहर के बाहर, नगर के बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हड़प्पा में भी, मोहनजोदड़ो में भी यही व्यवस्था की गई थी कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, और फिर उनके समीप आवासों का निर्माण किया गया, और गलियों की नालियों को सड़क की मुख्य नाली में जोड़ दिया गया, और इस प्रकार जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की गई। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा कि जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। धार्मिक स्थिति में हमने बताया कि यहाँ के लोग क्या थे? प्रकृति पूजक थे, जादू टोने में विश्वास करते थे, ताबीज पहनते थे। और यहाँ की मुख्य देवी जो हैं, खुदाई से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर मुख्य देवी मातृदेवी को माना गया है, तथा मुख्य देवता पशुपति शिव को माना गया है। और
जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये लोग प्रकृति पूजक थे, तो आजकल प्रकृति के जिन वृक्षों की पूजा की जाती है वो उस समय भी वही वृक्ष पूजे जाते थे, जैसे पीपल की पूजा, नीम की पूजा, बरगद की पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा और सूर्य पूजा। जो शक्तियाँ प्रेजेंट टाइम में प्राकृतिक शक्तियाँ पूजी जाती हैं, लगभग उन सभी की पूजा कौन करता था? हड़प्पा वासी करते थे। किंतु मंदिर का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अर्थात ये मूर्ति पूजक नहीं थे, मंदिर में नहीं पूजा करते थे। अगला, विशाल स्नानागार की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह दुर्ग स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। और मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार यानी जलकुंड प्राप्त हुआ है, इसका आयत 11.88। यह जलकुंड कितना है? 11.88 मीटर, स्क्वायर मीटर क्या है इसकी? ये लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 2.4 मीटर। ये चौड़ाई जो है ये कितनी है? 2.4 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं ना। तो ऐसे ही ये लंबाई बराबर कितना? 11.88 और चौड़ाई 2.44 वर्ग मीटर थी। और ईंट निर्मित, यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। और इस जलकुंड के अंदर, ये मान लीजिए ये जलकुंड है, तो इसके अंदर जाने के लिए क्या था? पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ लगी हुई थी चारों तरफ से। ऐसे जलकुंड में जाने के लिए पक्की ईंटों की क्या लगी हुई थी? सीढ़ियाँ। ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इसी सीढ़ियों के द्वारा लोग जलकुंड में प्रवेश करते थे। और यह आयताकार था, गोल नहीं था, जैसा कि आयत के आकार मैंने बनाया, आयताकार था। किनारों पर चारों तरफ बरामदे बने हुए थे। अब यहाँ क्या बना हुआ था? बरामदे बने हुए थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, चारों तरफ कमरे बने हुए थे। और जलकुंड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब जो कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो उसके लिए इस जलकुंड का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से इसके अतिरिक्त क्या मिला है? अन्नागार भी मिला है। अन्नागार, अन्नागार मतलब जहाँ अन्न रखा जाता था उसे अन्नागार कहा जाता था। और लोथल से भी पक्की ईंटों का एक विशाल जलकुंड प्राप्त हुआ है। ये तो मोहनजोदड़ो का हो गया। दूसरा जलकुंड कहाँ से मिला है? लोथल। लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। और इस जलकुंड की लंबाई कितनी है? 218 स्क्वायर, 37 स्क्वायर, 3.3 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है? लंबाई 218 स्क्वायर मीटर, चौड़ाई 37 स्क्वायर मीटर और ऊंचाई 3.3 स्क्वायर मीटर है। इसे गोदीवाड़ा माना गया है। तो लोथल से जो जलकुंड प्राप्त हुआ है उसे क्या माना गया है? गोदीवाड़ा। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि विशाल स्नानागार की मुख्य विशेषता क्या थी। अब फिर से बता दे रहे हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह दुर्ग स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। यह पक्की ईंटों से निर्मित है और इसका आकार आयताकार है। इसकी लंबाई 11.88 स्क्वायर मीटर तथा चौड़ाई 2.4 स्क्वायर मीटर है। और इसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसकी तलहटी
जो है पक्की ईंटों से, जिप्सम से प्लास्टर किया गया है। पक्की ईंटों से बना हुआ है और जिप्सम से प्लास्टर किया गया है। मतलब जिप्सम धातु का उस समय प्लास्टर के लिए प्रयोग किया जाता था। और इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था और साथ में ही यहाँ पर एक हम्माम भी उपलब्ध है। इससे यह पता चलता है कि गर्म पानी करने की भी व्यवस्था थी। और इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे यानी बरामदे बने हुए हैं। ये हो गई विशाल स्नानागार की प्रमुख विशेषता। नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं दुर्ग स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो नगर निर्माण कला जो थी वह 2 प्रकार की थी। खुदाई से जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे और 2 प्रकार के नगर थे। पहला था दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग में जैसा कि अभी दुर्ग के अंतर्गत बताए हैं कि शासक वर्ग के भवन होते थे। यह लंबे होते थे, लंबे 1 मंजिले और बहुमंजिले होते थे। बड़े बड़े कमरे बनाए जाते थे और प्रकाश की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से 4 दीवारी बनाई जाती थी। निचला शहर जो है ऊंचे चबूतरे पर नहीं बनाया जाता था, किंतु नींव डाली जाती थी। दुर्ग की अपेक्षा निचला शहर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निचला शहर क्या होता था, दुर्ग के नीचे बनाया जाता था। और इसके बाद उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4 दीवारी बनाई जाती थी। नगर निर्माण योजना हो गया। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन अभी बताए हैं। सामाजिक जीवन में क्या क्या हेडिंग रहेगा। समाज किस आधार पर, वर्ग विभाजन पर आधारित था। 4 वर्ग थे, चारों वर्गों का वर्णन हमने कल कर दिया है। इसके बाद खान पान, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन के साधन और मृतक संस्कार आएगा। इसके बाद हड़प्पा से आर्थिक जीवन, कृषि एवं पशुपालन। सिंधु सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। विद्वानों में मतभेद है, किंतु सब ने यह माना है कि नगर महापालिका जैसी कोई व्यवस्था रही होगी। लास्ट है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्यतः 2 कारण हैं, प्राकृतिक कारण और बाह्य आक्रमण। प्राकृतिक कारण में क्या आता है, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, महामारी आदि। और बाह्य आक्रमण में आर्यों के आक्रमण। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा किस तरह लिखना है। और अब अगले चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कल भेजेंगे।